युवा संसद में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। युवा संसद का उद्देश्य संसदीय प्रक्रिया समझाना, राजनीतिक प्रक्रिया में रुचि पैदा करना, निर्णय लेने की क्षमता में विकास करना है एवं विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे और संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। कुमारी प्रिया जी को, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से नई निर्वाचित हुई हैं। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं प्रिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता तथा एकता बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उस पद की गरिमा को श्रद्धापूर्वक बनाए रखूंगी। मैं अब कुमारी रितिका जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं इंग्लिश में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। I, Ritika, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear truth, faith, and allegiance to the Constitution of India as law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. मैं अब सिंह गुरीश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? पंजाबी में। मैं कवि सिंह लोकसभा ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। धन्यवाद। गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। महासचिव जी, परिवार को शोक संदेश भेजा जाए। धन्यवाद महोदय जी, शोक संदेश भेजा जा रहा है। सभी सदस्यगणों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन धारण करें। कृपया अपने मंत्रियों का सदस्यों के साथ परिचय करवाएं। ये हैं हमारे गृह मंत्री अंशिका गोस्वामी, तथा वित्त मंत्री कुमारी सिमरन, विदेश मंत्री कृतिका सैनी तथा आपकी कृषि मंत्री कुमारी अदिति। होता है। महासचिव जी, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जाए। सभापति महोदय जी, प्रश्नों की सूची वितरित की जा रही है। संख्या 121 कुमारी इशिता जी अपना प्रश्न उठाएं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय कृषि मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार किसानों की आय को दुगना करने की बात कर रही है, जबकि भारत के कई हिस्से सूखे से ग्रसित हैं तो कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ना तो किसानों को कृषि के लिए उन्नत तकनीक से अवगत करवाया जा रहा है और ना ही उन्हें बीज और खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ में सब्सिडी भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। इसी तरह से किसानों की आय को कैसे दुगना करोगे? माननीय सभापति महोदय, मैं अपने साथी द्वारा किए गए प्रश्नों में सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि इनकी सरकार किसानों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी किसानों की सुधा ली और न ही खाद्यान्न के संकट को दूर करने का प्रयास किया। माननीय महोदय जी, हमारी सरकार बहुत ही गंभीरता से किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास
विकास कर रही है। इसके तहत विभिन्न फसलों पर एमएसपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा, किसानों को उन्नत तकनीकों से अवगत करवाने के लिए कई कृषि विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है और ब्लॉक स्तर पर कृषि मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। मिट्टी की जांच करवाई जा रही है, जिसमें हमारे किसान भाई को आधुनिक यंत्रों और कृषि बीजों का प्रयोग कर सकें और खाद्यान्नों को बढ़ा सके। सब कृषि मंत्री जी कर रहे हैं वो हमारी सरकार द्वारा ही शुरू की गई थी। अब सरकार हमारी योजना के नाम पर क्या क्या बता रहे हैं? कृषि मंत्री जी, किसी ऐसी योजना का नाम बताइए जो आपने खुद शुरू की हो। किसी ऐसे किसान का नाम बताइए जिसकी आयु वृद्धि हुई हो और उसके घर में खुशहाली आई हो। प्रश्न संख्या 1 से 31 हमारी गांधी। कृषि मंत्री जी, विपक्षी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभापति महोदय, विपक्षी सांसद हमारे ऊपर अनगत आरोप लगा रही है। हमारी सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जिसमें विपक्षी सांसद को लगे कि उनके कार्य के नाम बदले जा रहे हैं। विगत समय में उन्होंने ऐसे कार्य किए होंगे, अब हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं संसद को यह यकीन दिलाती हूँ कि कुछ समय पश्चात हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्य किसानों की खुशहाली के रूप में आपके समक्ष होंगे। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगी कि इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रा के बंद करने और शुरू करने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कभी सरकार 500 और 1000 के नोटों को बंद कर देती है और 2000 के नोटों को शुरू कर देती है, तो कभी 2000 के नोटों को बंद कर देती है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? माननीय वित्त मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं विपक्षी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि 500 और 1000 के नोट को बंद करने का मुख्य कार्य नकली कांग्रेसी के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना और आतंकवाद पर रोक लगाना था। इसके अलावा भ्रष्टाचार बीमारी को जड़ से खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आप सब देख चुके हैं कि पुरानी करेंसी के बंद होने के बाद आतंकवाद की जड़ें हिल गई हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि उस आतंकवादी की जड़ें हिल गई। आज हम देख रहे हैं कि उसके बाद भारत में आज तक कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई। दूसरी बात, इसे चोरी छुपे रखा गया धन भी बेकार हो गया, जिससे भ्रष्टाचार भी रुक गया है। सरकार ने 2000 का नोट इसलिए शुरू किया था कि कृषि करेंसी का प्रभाव लगातार बना रहे, जो कि पूरा हो चुका है। अब आरबीआई द्वारा इस नोट का प्रचलन बंद किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का कोई हाथ नहीं है। चाहती है कि जनता सब काम धंधों को छोड़कर बैंक के चक्कर काटती रहे। नई मुद्राओं को छापने में क्या जनता की गाड़ी और खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग नहीं हो रहा? मैं यह जानना चाहती हूँ कि सरकार भ्रष्टाचार को कम करने में कहां तक सफल हुई है या सिर्फ बातें बनाने में ही लगी हुई है? धन्यवाद महोदय। विपक्षी सदस्य सरकार पर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है। इस सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि उत्तम प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। इसी तरह देश के भ्रष्टाचार, कालाधन, रिश्वत खोने जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए ही सरकार द्वारा यह कदम उठाए गए हैं। इसका शुद्ध परिणाम यह आया है कि पूरे संसार में भारत एक ऐसे देश है जहाँ सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन रहा है। अब भारत में रहने वाले नागरिक को कहीं भी आना जाना होता है तो उसे अपने पर्स में धन रखने की आवश्यकता नहीं होती। उसे छोटे से छोटे काम के लिए भी उसी डिजिटल का प्रयोग करते हैं। माननीय महोदय, इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल बीत चुके हैं, जिससे दोनों पक्षों का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन इस युद्ध के लिए रूस को उत्तरदायी ठहरा रहा है, जबकि रूस अपनी सुरक्षा का हवाला दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा यह बार बार निवेदन किया जा रहा है कि भारत उसे समझा सकता है और युद्ध को रुकवा सकता है। अतः मैं विदेश मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार इस विषय पर क्या दृष्टिकोण अपनाए हुए है? क्या विश्व शांति के लिए भारत सरकार रूस और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समझौता नहीं करवा सकती? माननीय विदेश मंत्री जी। सभापति महोदय, जैसे कि आप जानते हैं, भारत प्राचीन काल से ही अहिंसा, परम धर्म, वसुदेव कुटुंबकम की नीति का दृढ़ता से पालन कर रहा है।
सभापति महोदय, यह सदन इस बात को खूबी जानता है कि रूस हमारा प्रगाढ़ मित्र है, उसने समय समय पर हमारी सहायता की है, जबकि दूसरी ओर यूक्रेन ने रूसी समस्याओं पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। जैसा कि मैं इस बात को भली भांति जानती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम हमेशा अहिंसा की नीति का पालन करते हैं। अतः प्रधानमंत्री लगातार रूस और यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे दोनों देशों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों देशों के मध्य उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर कर उन्हें एक मंच पर लाने में सफल होंगे। सभापति महोदय जी, मैं सरकार का ध्यान गुजरात और महाराष्ट्र के मछुआरों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं प्रधानमंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, वे पाकिस्तान सेना द्वारा भारतीय जल क्षेत्र के भीतर ही पकड़ लिए जाते हैं। उन्हें कैद करके भारतीय जासूस बताकर उन पर मुकदमा चलाया जाता है और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। ये मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहते हैं और सजा पूरी होने के बावजूद भी उनको जेलों से रिहा नहीं किया जाता। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इस विषय पर क्या कदम उठा रही है। गिरफ्तार किया गया था। इस मुद्दे पर माननीय विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। टेलीफोन के माध्यम से हुई बातचीत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम भारत की चिंताओं से अवगत हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की सेना द्वारा अगर भारतीय मछुआरों को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उन्हें शीघ्र ही रिहा कर दिया जाएगा और यदि कोई मछुआरा पाकिस्तान की जेलों में बंद है तो उसे भी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक छोड़ा जाएगा। और हमारे ये प्रयास रंग लाए हैं। पिछले कल ही पाकिस्तान द्वारा उनकी जेलों में बंद 10 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है, जो कि आज भारत पहुंच जाएंगे। माननीय सभापति जी, मैं स्मार्ट नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड विधेयक सदन में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माननीय सभापति जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्म और वर्गों के लोग रहते हैं, जो कि अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं और उन्होंने अपने संप्रदायों में कई कानूनों का निर्माण कर लिया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की परिकल्पना की गई थी। माननीय सभासदों, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें और जो विपक्ष में है वो ना कहें। तथा अब विपक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, हाँ वालों की संख्या अधिक है। पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, हाँ वालों की संख्या अधिक है। अतः इस विधेयक को विधि विवेचन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाए। नंबर 2, विधेयक को किसी प्रवर समिति को सौंपा जाए। नंबर 3, दोनों सदनों में संयुक्त कमेटी को भेजा जाए। और नंबर 4, विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित किया जाए। सभापति जी, मैं विधेयक पर तुरंत विचार करने के लिए पहले विकल्प को चुनती हूँ। अतः विधेयक पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी जाए। विधेयक पर तुरंत चर्चा करने की अनुमति दी जाती है। धन्यवाद महोदय। अब विपक्ष से कुमारी श्रुति अपना विचार रखें। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि इस विधेयक पर क्या चर्चा करें। आपकी सरकार आज एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस बिल में क्या है आप तो जानते हैं। इस देश में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के लोग रहते हैं। यह लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और सिद्धांतों का पालन करते हैं। संविधान में सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया गया है। अतः यह सरकार उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इस विधेयक को पारित करके भारत की विभिन्न संप्रदायों के बीच में खाई पैदा करना चाहती हो? देश के आपसी सौहार्द को सरकार क्यों बिगाड़ना चाहती है? द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दें। माननीय
महोदय, अभी चर्चा के दौरान विपक्ष के मेरे साथी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहती हूँ कि इस कानून के न होने के कारण भारत में सामाजिक असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में एक जैसे कानून लागू न होने के कारण भारत के न्यायालयों द्वारा अपना फैसला देना मुश्किल होता जा रहा है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की जा रही है। आज समय आ गया है कि इस मामले में ठोस कदम उठाए जाए। की चिंताओं से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए आज इस सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। जब देश एक है तो विधान अलग क्यों? एक जैसे ही कानून भी एक जैसे ही होने चाहिए। समान का मतलब है एक जैसे। सभापति महोदय, इस देश में आज समय आ गया है कि हम हर क्षेत्र में एक जैसी व्यवस्था स्थापित करें। यह सबके हित में है। भारत के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार भी लोगों का अहित करने जा रही है। इस सरकार ने देश में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया है, समाज के ताने बाने को ध्वस्त करके रख दिया है। सभापति महोदय, विपक्षी नेता बिना सोचे समझे बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये बिना तथ्य को जाने ये किसी भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। जल्दबाजी और हड़बड़ी में सदन में पेश किया गया है। इसके ऊपर व्यापक चर्चा होनी अनिवार्य है। यह सरकार अपनी मनमर्जी करने के ऊपर तुली हुई है। हम ये सहन नहीं करेंगे। विपक्षी संसद अनर्गल बातें बना रहे हैं। ये बेवजह सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। यह बिल असल में क्रांतिकारी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिल लाया है। मैं सभी का आह्वान करती हूँ कि इस बिल का समर्थन करें और एकमत से इस बिल को पारित करें। इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब होने के कारण आज वोटिंग पर्चियां डालकर की जाएगी। महासचिव जी पर्चियां बांटी जाए। जो इस विधेयक के पक्ष में है वो हाँ लिखें और जो विपक्ष में है वो ना लिखें। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, हाँ वालों की संख्या अधिक है, हाँ वालों की संख्या अधिक है। पक्ष में 12 वोट और विपक्ष में 8 वोट पड़े हैं, अतः विधेयक को पारित किया जाता है। निश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। ये सिर्फ 2 दिन में कराई गई गतिविधि है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां साथ साथ में चल रही हैं, तो इस बार सिर्फ 1-2 दिन में ही। लेकिन कम से कम यूथ पार्लियामेंट करवाने के लिए कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने का समय चाहिए होता है। तो क्योंकि नवंबर महीना स्टार्ट हो गया था तो जल्दी में करवाया है। और ये जो आपने देखी बेटा, ये है लोकसभा की कार्यवाही। तो वर्तमान समय में जब कानून बनते हैं तो ऐसे ही लोकसभा में पारित होते हैं।